हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज प्रेजेंट करने वाले हैं हम जो 2024 में आपका क्वेश्चन पेपर आया था एसएसटी का, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ पार्ट्स लेकर पेपर का उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट बिगिन, यानी कि औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो ये इसके ऑप्शन हैं यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ये लगभग जो हमारी 18वीं सेंचुरी है, 18th सेंचुरी, उसके बिगनिंग में ही शुरू हुआ था, उसके शुरुआत में ही शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी के। जबकि बाकी जो यूएसए है, फ्रांस है, रशिया है, ये 18वीं सदी के जो मध्य है, यानी कि 18वीं सेंचुरी के, तो कुछ मध्य में भी शुरू हुए हैं, कुछ उसके लास्ट में शुरू हुए हैं। जो सबसे पहले है वो इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। यूएसए में 18th सेंचुरी के लास्ट में शुरू हुआ था, यूएसए के अंदर। फ्रांस में ये आपका 19th सेंचुरी के मिड में शुरू हुआ था, 19th सेंचुरी के मिड में फ्रांस के अंदर। और रसिया में ये आपका लगभग 18th सेंचुरी के लास्ट में शुरू हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942, यानी कि कौन सा मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था। तो फर्स्ट है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो शुरू हुआ था 1942 में वो था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये शुरू हुआ था 1920 में। ऐसे ही असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको 1930 में, और 1940 में हुआ था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि कौन सी कंट्री जो थी वो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर का हिस्सा नहीं थी, है ना, केंद्रीय शक्ति का हिस्सा नहीं थी। तो आंसर इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्की या यूएसए। इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा। तो जो हमारी क्या कहते हैं अमेरिका है, वो आपका ये सेंट्रल जो पावर्स थी उनका कोई पार्ट या उनका कोई हिस्सा नहीं है। यूएसए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यूएसए हो जाएगा। जबकि ये सभी आपके जो हैं ये आपके जर्मनी है, ओटोमन टर्की है या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये सभी सेंट्रल पावर के पार्ट हैं। और ये यूएसए जो है वो आपका सेंट्रल पावर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच वर द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, यानी किस टाइप की टेक्नोलॉजी, सॉरी मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। तो जो टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की सबसे पहले शुरुआत हुई थी उसकी, वो हुई थी चीन में। इसका आंसर जो है आपका चीन, चाइना में सबसे पहले हुई थी ये। भारत में आपका लगभग 16th सेंचुरी में आई थी ये, जब पुर्तगालीज लोग यहाँ पर लेकर आए थे प्रिंटिंग प्रेस, तब आई थी। उससे पहले सबसे पहले चीन में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड, यानी कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यहाँ अगर आप मैप शो कर रखा है, मैप देखेंगे तो इसमें जो ऊपर का एरिया है ये आपकी माउंटेन फॉरेस्ट, उसके बाद में ये एरिया जो है वो है आपका एरिड रीजन, यानी कि यहाँ पर एरिड सोइल पाई जाती है, कह सकते हैं इसको डेजर्ट सोइल यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है, येलो कलर वाला पार्ट जो है वो आपका एल्यूवियल सोइल का है। ये जो पूरा पार्ट है ये एल्यूवियल सोइल का है। ये जो आपका रेड कलर से है वो आपका रेड एंड येलो सॉइल का पार्ट है।
और जो ब्लैक कलर से है वो आपका ब्लैक सॉइल का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा जो पार्ट है वो ब्लैक सॉइल का है। और ये हमारा यहाँ पर इधर एक जो जितने हमारे ऑप्शन हैं, ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, तो इनमें से कहीं पर भी हमें ब्लैक सॉइल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि राजस्थान हमारा इस पार्ट में है, जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पर है, महाराष्ट्र, ये पार्ट महाराष्ट्र का हो गया, ये महाराष्ट्र का पार्ट हो गया है, और ये इधर झारखंड, इधर पार्ट झारखंड। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है ब्लैक सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी इसी प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो उसका हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोपड़ कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब टी, कॉफ़ी, ये सब एक जैसी फसल होती हैं जो कि एक बड़े मेजर एरिया में उगाई क्या कहते हैं ग्रो करी जाती हैं। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन यानी गन्ना वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, यानी कि झारखंड में जो कोडरमा है वहाँ से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है ये झारखंड में कोडरमा। तो ये जो इमेजेस हैं आप साइड में अगर देखते हुए भी चल रहे होंगे, तो यहाँ पर जो इमेज है ये कोडरमा की ही इमेज है साइड में। ये आपका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है आपका अबरक यानी कि माइका का। ये इस तरह का होता है माइका, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ एप्रेटिस में कराया जाता है माइका का। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल, यानी कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ऑप्शन इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट, पेपर या स्टील। इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, क्योंकि जो बॉक्साइट है वो आपका एल्यूमिनियम ओर है, वो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो खनिज है एल्यूमिनियम का वो बॉक्साइट होता है। इस तरह का होता है एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। जो रेड कलर का हमको दिखाई दे रहा है इधर इमेज में नीचे साइड में, इस तरह का होता है। नेक्स्ट है नेम द लिस्ट ऑन विच सब्जेक्ट्स बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, यानी कि उन सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संप्रति सूची। इस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपना कानून बना सकती हैं, जबकि जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लिस्ट होती है वो उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कुछ कानून बना सकती है, जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जो सबसे लीडिंग रोल होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यानी कि अधिकतर जो मानी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून फॉलो किए जाते हैं। कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं कि किस पर बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट से रिलेटेड, मैरिज एंड डिवोर्स से रिलेटेड, अडोप्शन से, ट्रेड यूनियन से या इलेक्ट्रिसिटी से। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपना कह सकते हैं लॉ क्रिएट कर सकती हैं, मेक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ए पर्सन इज कॉल्ड हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि वो पर्सन कौन होगा जिसके व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करता हो, वो डिस्क्रिमिनेट ना करता हो बेसिस ऑफ रिलीजियस, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर या फिर टॉलरेंट, धर्मनिरपेक्ष या सहिष्णु। जैसे हमारे इंडिया भी है जो कि सेकुलर है, धर्म सेकुलरिज्म यहाँ पर, तो धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर है, यानी कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते और ना ही किसी भी हमारे राष्ट्र का, नेशन का कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है,
हम सभी धर्मों को समान क्या कहते हैं इक्वलिटी के फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019? यानी कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें से सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा इलेक्शन में किस पार्टी की आई थी? तो लोकसभा इलेक्शन में 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें थी इसमें, ठीक है। लगभग 303 सीट्स थी आउट ऑफ 543। 543 में से 303 सीट्स उस समय लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की आई थी। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया कि 2024 में जो हमारे इंडियन जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस, जिसमें जो लीड थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी थी। इसने लोकसभा में 293 सीट हासिल की थी 2024 के इलेक्शन में, जिसमें से इस एलियंस में ओनली बीजेपी के पास में 240 सीट्स थी, यानी कि एनडीए को मिली थी 293 सीट और उसमें से 240 सीट ओनली बीजेपी की थी। जबकि अपोजिशन में जो था वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलियंस यानी कि इंडिया, इसमें जो लीड थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिनको मिली थी 234 सीट, इसमें से केवल 90 सीट्स कांग्रेस की थी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डेमोक्रेट्स आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, इट इज़ द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, ये कथन सत्य है या नहीं? तो देखिए ये आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी इंश्योरिंग एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट्स एंड वन वोट फॉर ऑफ इक्वल वैल्यू। इसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है कैसे कि हर एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल राइट्स, यानी कि सभी को समानता का अधिकार है, एंड वन वैल्यू ऑफ इक्वल वैल्यू, वन वोट ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब एक वोट चाहे कितने ही वोट पड़ो हर एक वोट की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, जिसमें हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है और बराबरी से एक मत देने का भी अधिकार होता है और वैल्यू भी उसकी हर एक वोट की सेम वैल्यू रहती है। तो दिस स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट, व्हेन द नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एवरी साल एवरी ईयर 24 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। इट रिकमेंडेड्स द डे व्हेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड विच एम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर इन द कंट्री। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्वीकृति के याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट है आपका राइट द फुल नेम ऑफ NIC। देखिए ये आंसर में मुझे भी डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि ये NIC आपका किससे रिलेट कर रहा है, डिजास्टर में किससे रिलेट कर रहा है? तो यहाँ पर जो है नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर, इसका ये सेकंड भी हो सकता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, अगर ये डिजास्टर से रिलेट करता है तब। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम NSS? राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपका नॉट मी व्हाट यू, नॉट मी व्हाट यू, ये इसका क्या कहते हैं मोटो है, नॉट मी व्हाट यू NSS का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेफर टू एज द G77 कंट्री, इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विंस? G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है?
तो देखिए समझते हैं इसको। G77 रेफर टू ए कोलिशंस ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि G77 क्या है, एक कोलिशंस है, ठीक है, एक संघ है जिसमें 77 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर्म टू प्रमोट देयर कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो इसलिए बना है जिससे उनकी जो कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, यानी कि जो उनके सामूहिक आर्थिक हित हैं उनको बढ़ावा मिले। इट वॉज सामूहिक आर्थिक हित मतलब सभी के जो इकोनॉमी को लेकर जो भी प्रॉफिट गेन है वो सभी के सेम हो, कोई भी देश क्या कहते हैं इकोनॉमी को लेकर पीछे ना रह जाए अपनी। इसके लिए 77 देश से डेवलपिंग 77 कंट्रीज ने ग्रुप बना रखा है। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1964 टू स्टैंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये 1964 में स्थापित हुआ था, ठीक है, और ये जो ग्लोबल साउथ यानी कि जो लोग साउथ के हमारे ग्लोब में जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी एक आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ की एक स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पर खड़ा है। G77 can be seen as a reaction to the policies of the Bretton Woods institution, IMF and World Bank। G77 को हम देख सकते हैं कि एक रिएक्शन की एक प्रतिक्रिया के रूप में द पॉलिसी ऑफ द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक जिस तरह की पॉलिसी लॉन्च करती हैं उनकी प्रतिक्रिया में इसको बनाया गया था, उनके रिएक्शन में इसको बनाया गया था, क्योंकि वो इस टाइप के जो कंट्री होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है, इसलिए इसकी ज़रूरत भी पड़ी G77 की, ताकि वो ऐसे देशों पर भी ध्यान दे सकें जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक इस तरह की कंट्रीज पर ध्यान नहीं देती ज़्यादा। विच वर ऑफ्टन क्रिटिसाइज फॉर फेवरिंग डेवलप्ड नेशंस एंड इम्पोजिंग कंडीशंस दैट डिसएडवांटेज पुअरर कंट्रीज। उन पर यह कुछ आरोप था कि वे विकसित देशों के पक्ष में काम करती हैं और गरीब देशों पर अनुशासनात्मक शर्तें लागू करती हैं, यानी कि ऐसी शर्तें थोप देती हैं जो गरीब देशों के लिए ठीक नहीं है, फिर भी उन पर कुछ ऐसी कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है जो पुअर कंट्री के लिए डिसएडवांटेज होती है, यानी कि उनके लाभ के लिए नहीं होती। G77 एडवोकेट फॉर फेयरर ग्लोबल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट। G77 क्या करता है, जो एडवोकेट फॉर फेयरर यानी कि निष्पक्षता और विकास, ठीक है, दोनों के लिए आवाज़ उठाता है ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में, दोनों के लिए आवाज़ उठाता है, डेवलपमेंट के लिए भी और फेयरर के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मार्टिन लूथर किंग यूटिलाइज द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन द रिलीजियस फील्ड। मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। तो मार्टिन लूथर यूज द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग टू स्प्रेड हिज आइडिया एंड चैलेंजेस द कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर ने इस आर्ट ऑफ पेंटिंग का यूज किया स्प्रेड मतलब फैलाने के लिए अपने आइडियाज़ को और कैथोलिक चर्च को चैलेंज करने के लिए। इन 1517 ही नेल्ड हिज 96 thesis to a church door, criticizing church practice like the sale of indulgences। 1517 में उन्होंने 95 थीसिस को, यानी कि उनके पेपर होते हैं उनको थीसिस कहा जाता है, उनको चर्च यानी के दरवाजे पर चिपका दिया था, ठीक है, और साथ में चर्च की कुछ प्रथाओं जैसे पापों के आधार पर, जो प्रायश्चित के आधार पर जो प्रथाएं चली थी, मतलब चर्च की जो कुछ ऐसी प्रैक्टिसाइज थी, कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो सही नहीं थी, उनकी आलोचना की थी, उनको क्रिटिसाइज किया था कि ये जो है वो गलत हैं, चर्च की सभी चीज़ें ठीक नहीं हैं। दिस आइडिया वर क्विकली प्रिंटेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस आइडिया ये भी जो आइडिया था, जो विचार थे, इसको प्रिंट कर दिया गया और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और कहते हैं व्यापक रूप से बांट दिया गया या वितरित कर दिया गया, लोगों तक ये उनकी बातें पहुंचनी शुरू हो गई, क्योंकि जब उनको प्रिंट करके लोगों तक
क्या कहते हैं, बेचा गया, इसकी प्रिंटिंग को बेचा गया, तो लोगों को पता चला कि हाँ चर्च के बारे में इस टाइप से ये लिखा हुआ है। प्रिंटिंग अलाउ लूथर्स रिफॉर्मिस्ट मैसेज टू स्प्रेड फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली, स्पार्किंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस एंड चेंजिंग द रिलीजियस लैंडस्केप इन यूरोप। उनका जो संदेश था, ठीक है, उनका जो मैसेज था वो बहुत तेज़ी से और बहुत प्रभावी रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने लगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो मार्टिन लूथर के किंग थे, जो सुधारात्मक विचार थे, ठीक है, जो रिलीजियस को लेकर, धर्म को लेकर, जो प्रोटेस्टेंट, जो आपका सुधार, प्रोटेस्टेंट के जो सुधार की शुरुआत हुई इसमें यूरोप में, इसके द्वारा इस मुद्रण कला ने लूथर के सुधारात्मक विचारों को फैलाने में मदद करी, यानी कि ऐसे विचारों को फैलाने में मदद करी कि जिससे कुछ जो भी कमियां हैं वो दूर करी जा सके, और इसी से यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार की भी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट इन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तीनों में हमें डिफरेंस बताना है कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या होते हैं, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट आर एरिया वेयर कटिंग ट्रीज, हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। रिजर्व फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पर पेड़ों को काटना, शिकार करना, चराना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, और यहाँ पर इस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के ऐसा हम नहीं कर सकते। दे ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यह एक उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा है सबसे ज़्यादा है तो वो इसी में है। इनको हम बोलते हैं आपके आरक्षित वन, इनको संरक्षित लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर है आरक्षित वन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जानवरों को या फिर वन को या फॉरेस्ट को वो रिजर्व फॉरेस्ट में ही मिलती है, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट के अलाउड को यहाँ पर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, हंटिंग की, ग्रेजिंग की, या कटिंग ट्री की, या घूमने फिरने किसी भी चीज़ की। दूसरा है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, अलाउ सम रेगुलेटेड यूज लाइक ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ वुड बट दे आर स्टिल सेफगार्डेड अंडर गवर्नमेंट्स रूल। यहाँ पर कुछ चीज़ों को अलाउ कर दिया, जैसा ग्रेजिंग को, यानी कि आप चराई कर सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, बस लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठा कर सकते हैं ओनली। लेकिन ये सभी जो होता है वो आपका गवर्नमेंट्स रूल के अंडर में ही होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं कि भाई आप क्या क्या कर पा सकते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में, तो वही चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों पर इसमें छूट मिल जाती है। थर्ड है आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आर नॉट फॉर्मली डेजिग्नेटेड ए रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट इज लेस रेगुलेटेड, यानी कि ये भी वन होते हैं जो आरक्षित या संरक्षित वन में औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पर आप ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। इनमें जो रेगुलेशन होती है बहुत कम होती है, इनका मैनेजमेंट बहुत कम होता है। अलाउंग फॉर मोर फ्रीडम इन यूज, यहाँ पर यूज करने के लिए हमें ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। टॉप दे स्टिल फॉल अंडर स्टेट लॉज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशंस, ठीक है। लेकिन ये भी जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लॉ के अंडरस्टैंड होते हैं, यानी उसी के अंदर ये आते हैं। मतलब तीनों तरह के वन होते हैं वो सरकार के सभी पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ लॉस अप्लाई कर देती है, किसी पर आपको ज़्यादा छूट मिल जाएगी, किसी पर कम मिलेगी, किसी पर बहुत ही कम मिल जाती है। जो सबसे ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित हैं, वो है आपके रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ पर तो किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड है ही नहीं। कुछ चीज़ों को छोड़कर जो एक्टिविटी अलाउड होती हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होती हैं, और जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अलाउड होती हैं वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों है, समझिएगा। रेल ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट इन हाईली पॉपुलेटेड एरिया, कहाँ पर है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया में, जहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है, यानी कि सुविधाजनक है। इट इज़ एफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर, ये हमको बहुत ज़्यादा संख्या में पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की
हैवी गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करने को का एक तरीके से प्रभावी होता है। इसी ये इफ़िशियंट है जिसके द्वारा हम बहुत बड़ी संख्या में पैसेंजर को या फिर वस्तुओं को लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। रेलवे आर ऑप्शन रेफर्ड बिकॉज दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड कैन कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और पैसेंजर एट वंस। रेलवे आर ऑप्शन रेफर्ड बिकॉज दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। देखो, रेलवे को सस्ती, पर्यावरण के अनुकूल और एक साथ भारी मात्रा में सामान या यात्री को ले जाने में सक्षम होने के कारण पसंद किया जाता है। मतलब हम रेलवे को इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि उसमें ज़्यादा कॉस्ट उसमें नहीं लगती है, सस्ती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा सामान या फिर पैसेंजर को एक किसी स्थान पर लेकर जा सकते हैं। In countries like India, China, and European nations, railway connect cities, town, and industrial area, making travels and trade faster, reliable, and affordable. कुछ कंट्री जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यूरोपियन के दूसरे नेशन हो गए, ये सभी रेलवे से इनके शहर या कस्बे कनेक्ट हैं, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया आपस में जुड़े हुए हैं ताकि ट्रैवल कर सकें, अपने ट्रेड को यानी कि अपने व्यापार को तेज़ी से बढ़ा सकें, रिलायबल विश्वसनीय हो सकता है और अफोर्डेबल यानी ये सस्ता भी है। तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा सुविधाजनक कह सकते हैं या फिर मोस्ट कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है, कीमत भी कम हो जाती है और तेज़ी से ये ट्रांसपोर्ट काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह इसकी स्पीड तेज़ होती है, जिसके कारण चीज़ों का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस वीडियो में इतने ही थे, 13 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, बाकी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और अगली वीडियो भी चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।